आप इन सब क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपके 80 में से 50 तो लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके 60-70 भी आ सकते हैं। 60-70 प्लस आराम से अप्रोक्स पहुंच जाएंगे, चाहे ये बेसिक का हो चाहे वो स्टैंडर्ड का हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर कि किस तरह से आने वाला है। और क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर के अंदर आते ही आते हैं कंफर्म। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो 60 से लेके 70 मार्क्स तक तो आराम से फोड़ सकते हो। और आपको इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप बिल्कुल पास हो जाओगे अगर इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1 के रियल नंबर के क्वेश्चन कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर या ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो रियल नंबर से आ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब ये वेरीफाई द रिलेशनशिप क्या है, इसमें एलसीएम इनटू अगर आप एचसीएफ कर दोगे तो वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ इस टू नंबर के, मतलब ए इंटू बी के। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 26 और 91 का अगर तुम एलसीएम लो और एचसीएफ लो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वो बराबर होगा 26 इंटू 91 के। और इसके अंदर ये कंफर्म है कि ये √2 और √3 जो इरेशनल वाले क्वेश्चन है ये आते ही आते हैं। अगर नहीं भी आए तो ये एचसीएफ और एलसीएम तो पक्का आते हैं। और ये जो चैप्टर है ये कितने नंबर का आता है, 6 मार्क्स का। आपको जो एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 1.1 में से करने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 1.2 में से करने क्वेश्चन नंबर 2। तो आप जल्दी से अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए और जल्दी से टिक लगाना शुरू कर दीजिए। अब हम देखेंगे दूसरे चैप्टर के पॉलिनोमियल के। अब हम देखेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के। तो ज्यादातर पॉलिनोमियल से आता है कि तो जीरो फाइंड कर दीजिए और उनके रिलेशनशिप को क्या कर दीजिए, वेरीफाई। अब ये रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर करके दिखाना होता है आपको बी माइनस के बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा दिखाना होता है सी अपॉन ए के। एक तो ये वेरीफाई करने को आता है। और इसके सम और प्रोडक्ट आपको दिए होते हैं और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। और एक ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जो एक्स एक्सिस पर जितनी लाइंस को काट रही होगी। जैसे मैं कोई ग्राफ बनाने लग जाऊं अभी यहीं पर, अब ये एक्स एक्सिस पर मैंने ये कुछ ग्राफ बनाया तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, 1 2 और ये 3 बार। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। अब आपको एनसीईआरटी के अंदर से पहली एक्सरसाइज है, बस ये पूरी कर लेनी है और कुछ नहीं करना है। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ज्यादातर जो आती है वो वर्ड प्रॉब्लम आती है, कभी भी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देगा। तो आपको जो करना है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसके अंदर ये बताना होता है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और इसकी भी जितनी भी टेल फॉर्म है ये 3 तरह के होते हैं, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ये तीनों कंडीशनों के बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर इसी में अगर हम आगे देखें तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर आपको 6 को जरूर करके जाना है। ये जैकब वाला बहुत आता है। इसी में फिर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों पार्ट करके देखे जाने हैं। ये जो मैंने लगा दिए इन्हें क्वेश्चन आप अपनी बुक में क्या कर लीजिए, टिक। ये क्योंकि आते ही हैं हर एक साल। तो आप सबको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं इसी के अंदर भी नेचर ऑफ रूट पूछे जाते हैं कि b² - 4ac 0 से छोटा या बड़ा है, उसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कह देते हैं। इसके अंदर जो आपको करना है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 में से वो क्वेश्चन नंबर 2 करना है। और इसके अंदर से जो ज्यादातर आती है वो आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स तो इसकी छोड़ी नहीं है, जो एक्सरसाइज कट गई है उसकी भी वर्ड प्रॉब्लम कर लेना क्योंकि वो ज्यादातर पूछ लेते हैं। फिर आपको एक्सरसाइज 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 करना है और एक्सरसाइज 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है कि जैसे इसमें k की वैल्यू निकालिए और इसके जो रूट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, इक्वल रूट्स। तो आप क्या करिए, b² - 4ac को बराबर रख दीजिए 0 के। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में, k, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और आप इसमें पुट कर दीजिए और बराबर 0 रखिए और k की वैल्यू निकाल लीजिए। अब हम देखते हैं चैप्टर 5 के अंदर आपको ऐसा क्या करना है कि वो आपसे क्वेश्चन एक भी ना छूटे। तो आपको इसके अंदर 3-4 फॉर्मूले आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि nth टर्म फाइंड कीजिए, एक क्वेश्चन आता है n की वैल्यू निकालिए, और एक क्वेश्चन आता है आप सम बताइए। आपको सम दे रखा होता है, n की वैल्यू पूछ लेता है कभी कभी। अगर आपको फॉर्मूले को रिवाइज करना है तो हमारी शॉर्ट्स वीडियोस को जाके देखिए, वहां पर सब चैप्टरों के फॉर्मूले रिवाइज कराए गए हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको इसके अंदर एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करना है और कोई नहीं करना है आपको। अगर पास होना है तो अगर 40-50 नंबर चाहिए तो आपको एक्सरसाइज 5.2 में से 6 और 7 क्वेश्चन कर लेना है।
अब आगे आपको इसके अंदर एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 11, 12 और 16 ये क्वेश्चन जरूर करने हैं। और इससे ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि कभी एन पूछ लेगा, कभी ए एन पूछ लेगा। और ज्यादातर जो आती है वो इससे आता है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, जो हमेशा 4 नंबर का आता ही आता है, कंफर्म है। फिर हम आगे देखते हैं ट्रायंगल्स के अंदर आपके लिए क्या क्या जरूरी है। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर बीपीटी कैसे प्रूव करते हैं वो आपको रट लेनी है या समझ लेनी है, किसी भी पेज पर लिख लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको बीपीटी थ्योरम याद हो जाए जल्दी से जल्दी। फिर आपको एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 10 करने हैं, और एक्सरसाइज 6.3 में से क्वेश्चन नंबर 4, 10 और 12 करने हैं। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से वो एमसीक्यू और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब जैसे आपको एक ट्रायंगल बना के दे देगा और इसमें लाइन पैरेलल बता देगा, यहाँ पे x लिख देगा, यहाँ पे x+2, फिर 3x+2 और यहाँ पर x-5 लिख दे, कुछ ऐसी वैल्यू रख देगा। तो इसमें रेशियोज क्या हो जाते हैं, दोनों के इक्वल हो जाते हैं, और आपको यहाँ से क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी होती है। फिर हम आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक सिंपल सा चैप्टर है और आपको इसके अंदर बस 2 ही फॉर्मूले, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले से बन जाता है मिड पॉइंट फार्मूला। आपको जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टेंस फार्मूला पर, वो पूछा जाता है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब कोई भी पॉइंट दे रखा होगा और वो पॉइंट जो होगा वो दोनों तरफ से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इस केस में आपको इसका डी और इसका डी दोनों को बराबर करके एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकालनी होती है। और इसमें डिवाइडेड पे ज्यादा पूछ लेता है कि एक्स एक्सिस पे काट रहा है और वाई एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे काटता है तो वाई को 0 रख देना, और वाई एक्सिस पे काटता है तो एक्स को 0 रख देना। आपको इसके अंदर जो क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के, वो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। फिर हम आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से पहले तो आपको सारे फॉर्मूले एक पेज पर लिख के देख लेने हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनको याद करिए, टेबल को भी याद करिए। और फिर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्सरसाइज 8.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 8.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने लाए, और इसमें कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं वो भी आपको सॉल्व कर लेने हैं। और आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्सरसाइज 8.3 में से क्वेश्चन नंबर 4 के 1, 2, 3, 6 और 7 अगर आप ये कर लेते हो तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। और एक और क्वेश्चन है इसके अंदर 5 वाला, अगर इस 5 वाले को कर लेते हो तो इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ नहीं बचा। ये ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होता है, ये 5 वाला। और एक ये 6 वाला, इस 6 वाले को तो ध्यान रखना, इसमें क्या कर देते हैं, दोनों तरफ रेशनलाइज कर देते हैं और इसे सॉल्व कर देते हैं, इसमें आइडेंटिटीज लग जाती हैं। ऐसे हम आगे देखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ये याद कर लेना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। और आपको 1030, 1045 और 1060 की वैल्यू याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लगती है। और आपको एक्सरसाइज 9.1 में से क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 12 ये 3 क्वेश्चन कर लेने हैं, और आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, आप गारंटेड पास हो जाओगे। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो सर्कल्स के अंदर आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज 10.2 में से 10.1 तो आपको करनी नहीं है ज्यादा, 10.2 में से आपको 8, 9, 10 और 11 ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप एनसीईआरटी में से कंफर्म इन्हें करके जाइए, क्योंकि जो एनसीईआरटी का जो पेपर आएगा सीबीएसई के अंदर वो 80% तो एनसीईआरटी से ही बना होगा, बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो। तो स्टैंडर्ड वाले एनसीईआरटी को हल्के में ना लें, क्योंकि ज्यादातर जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। ऐसे ही आपको 11 चैप्टर के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13, पहले इसमें 3 एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब तो एक ही रह गई। तो आपको 5, 8 और 13 ये क्वेश्चन आपको जरूर कर लेने हैं। और ये जो हॉर्स टाई और काव टाई वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि एक कोने पर इसमें जो भी है आपका घोड़ा जो है वो खड़ा रहता है और यहाँ से क्या है उसकी कोई रस्सी बता देते हैं और वो इतना एरिया घूम रहा होता है। तो ये जो एरिया बनना है तो ये क्या बन जाता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और आपको इसके अंदर 2 ही फॉर्मूले, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर का और एक लेंथ ऑफ द आर्क का। एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर एरिया ऑफ सर्कल लगा दीजिए, लेंथ ऑफ द आर्क के अंदर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल लगा दीजिए, और आगे थीटा वाई 360 से मल्टीप्लाई करती थी दोनों के अंदर, दोनों के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे आपको याद। फिर ऐसे हम देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको सब लिख लेने हैं, खाली फ्रस्टम को छोड़ के। जिसके पास एनसीईआरटी पुरानी है वो फ्रस्टम को ना करे, क्योंकि इसके अंदर अब 2 ही एक्सरसाइज रह गई हैं। तो ज्यादा प्रॉब्लम बेस्ड जो आएंगी वो सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर और कोन प्लस हेमिस्फीयर के
कॉम्बिनेशन को लेके आएंगे। अब इन्हीं का वॉल्यूम पूछ लेगा और इन्हीं का टीएसए और सीएसए। और आपको इसको एनसीईआरटी के अंदर से एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना है। अब आगे देखते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये जो मिसिंग F1 F2 का भी पूछ लेता है, X और Y की वैल्यू पूछ लेता है, P और Q की वैल्यू पूछ लेता है, ये मॉड और मीडियन और मीन इन तीनों के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये करके जरूर जाने हैं, क्योंकि इसमें से 13.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 13.3 में से 2 ये क्वेश्चन जरूर करने हैं। और प्रैक्टिस के लिए इसके एग्जाम्पल में ऐसे ही सेम टू सेम 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको वो भी लगा लेने हैं अगर आपके पास टाइम है तो, वरना आप इन दोनों क्वेश्चनों को रट के चले जाइए, इनमें से कोई ना कोई सा आ ही जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से जो आता है वो कॉइन रिलेटेड, डाइज रिलेटेड और कार्ड के रिलेटेड, ये बामन कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर वो 14, 23 और 24 एक्सरसाइज 14.1 के आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर आप इन सब क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपके 80 में से 50 तो लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके 60-70 भी आ सकते हैं। 60-70 प्लस आराम से अप्रोक्स पहुंच जाएंगे, चाहे ये बेसिक का हो चाहे वो स्टैंडर्ड का हो, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सबको देखिए या समझिए, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल से ही उठाए जाते हैं। आपकी केस स्टडी भी बनेगी तो एग्जाम्पल से उठेगी ज्यादातर जो बनाया जाता है। अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो आप उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी कर रखी है तो आप एनसीईआरटी को दोबारा करिए, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि ये तो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी पूरी नहीं करी है और वो डरे हुए हैं। तो आप बस इन क्वेश्चनों को कर लीजिए तो आप 50 से लेके 60 नंबर तक आराम से ले आओगे।